Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, I hope that you all will well in the good condition of health and iman. Students, we already have done the unit number 3 exercise and the summary and the question answers in the previous lecture. And in this lecture, in the lecture number 6, we are going to start now the exercise of the same unit of the unit number 3, which is the poem. तो पोइम की जो एक्सरसाइज होती है ना बेटा, वो वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें से आपका पेपर में ऑब्जेक्टिव पार्ट काफ़ी आ जाता है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, आपने इसको ज़्यादा तवज्जो से करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आपके पेज नंबर 29 पर, यानी आपकी जो पोइम की एक्सरसाइज है उसका पहला पेज, वहाँ पर सबसे पहले आपके पास आ रहा है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में आपको जस्ट उर्दू मीनिंग ही लिखने हैं, तो जस्ट मैं आपको ये वैसे ही बोलकर बता देती हूँ। मीनिंग है आपका पास, राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो आपका पहला वर्ड है हीड, और हीड का मतलब होता है तवज्जो। ये तमाम वर्ड्स वो वाले होंगे जो मैं आपको ऑलरेडी ट्रांसलेशन में करवा चुकी हूँ, ये दोबारा से आज रिपीट हो रहे हैं। परसवियर, परसवियर का मतलब होता है साबित कदम रहना। स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब है कोशिश। केस, केस का मतलब किसी सूरत में, यानी इस सूरत में आप क्या करेंगे, केस का मतलब सूरत। पेशेंस, बुर्दबारी, ये आपके मीनिंग से बोर्ड पर लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उर्दू में है और उर्दू में आपको पेपर में नहीं आ रहे होते, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, मैंने यहाँ पर ऐसे ही करवा दिए। अब आपके हैं इसी वोकैबुलरी पार्ट का ही पार्ट बी, फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो सबसे पहला वर्ड है आपके पास करेज, जिसका आपने सिनोनिम लिखना है। करेज का सिनोनिम होगा ब्रेवरी। कनकर का सिनोनिम होगा विन। डिसग्रेस का मतलब होगा इंसल्ट यानी बेइज्जती। हार्ड का मतलब होगा डिफ़िकल्ट। और आखिरी जो आपका वर्ड है वो है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का सिनोनिम होगा प्राइज़ यानी कोई इनाम। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर, बट आपको वो अच्छी तरीके से लाजमी देखने हैं, आज भी रिवाइज करने हैं आपको प्रीवियस लेक्चर में से ही, क्योंकि आज आपको शीट में ये क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे। असेसमेंट शीट में आज आपके ये शामिल हैं, तो आपने इसको अच्छी तरीके से एक मरतबा याद कर लेना है, रिवाइज एक मरतबा कर लेना है, ताकि आपके शीट में करने के लिए आपके लिए आसानी रहे। इसके बाद बेटा आपका पोर्शन स्टार्ट हो रहा है सिमिली। ये आपका ग्रामर पोर्शन है। सिमिली हम किसे कहते हैं? सिमिली हम कहते हैं कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग्स बाय यूजिंग लाइक एंड एज। जब हम दो डिसिमिलर चीज़ों को, ये देखिए, जब हम दो डिसिमिलर चीज़ों को, यानी वो चीज़ें सिमिलर नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, वो अलग अलग होती हैं, ठीक है, वो सिमिलर नहीं होती, वो एक जैसी होती हैं। जब हम इन दो डिसिमिलर चीज़ों को सिमिलर कर देते हैं, एक जैसा बना देते हैं बाय यूजिंग लाइक और एज, तब हम कहते हैं कि ये सिमिली है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है, ही इज़ एज फास्ट एज अ हॉर्स। अब ये देखिए, ही, अब ये एक इंसान है और यहाँ पर उसको कंपेयर किया जा रहा है हॉर्स के साथ। हॉर्स एक घोड़ा है, एक इंसान और एक जानवर, दोनों टोटल डिसिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन हमने एक वर्ड यूज़ किया एज, और इस एज के वर्ड को इस्तेमाल करके हमने इन दो टोटल ऑपोजिट, टोटल डिसिमिलर चीज़ों को सिमिलर बना दिया, तो इसको हम कहते हैं सिमिली। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, टाइम इज़ लाइक अ मनी। अब देखिए कि टाइम एक अलग चीज़ है, मनी एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम ये कहें टाइम इज़ लाइक अ मनी, वक्त तो दौलत की तरह है, तो यहाँ पर हमने टाइम और मनी को सिमिलर बनाने के लिए एक वर्ड यूज़ किया लाइक, और वो दोनों वर्ड्स एक जगह पर स्टैंड करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, वो एक हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है, इसको हम कहते हैं सिमिली। अच्छा, यहाँ पर सिमिली करने के बाद ना आपके पास एक एक्सरसाइज आ रही है एट द पेज नंबर 30। आपको कुछ सिमिलीज दी गई हैं और उनके मीनिंग्स पूछे गए हैं कि आपके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या बन सकता है, आपने वो बताना है। तो सबसे पहले आपके पास जो सेंटेंस आ रहा है वो है, ऑन द कोल्ड विंटर डे अंडर द कवर्स आई केप्ट एज स्नग एज अ बग इन अ रग। तो यहाँ पर एज स्नग एज अ बग इन अ रग का मीनिंग आपसे पूछा गया है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, देयर वर बग्स इन माई बेड, आई वॉज कूजी इन माई बेड, आई वॉज टू कोल्ड टू स्टे इन बेड। अब यहाँ पर बच्चों एज स्नग एज अ बग इन अ रग, इसका मीनिंग पता होगा तभी तो आपको ऑप्शन सही चूज़ कर सकेंगे आप। तो एज स्नग एज अ बग इन अ रग का मतलब होता है, स्नग हम कहते हैं सुकून में होना, राहत में होना। एज अ बग, जैसा कि एक बग होता है, बग किसे कहते हैं? कीड़े को कहते हैं, ठीक है, खटमल को कहते हैं। तो रग का मतलब होता है चटाई, चारपाई, चटाई वगैरह कोई भी। तो एज स्नग एज अ बग इन अ रग का मतलब है कि वो ऐसे सुकून में था, ऐसे राहत में था, जैसे कि एक बग चटाई में राहत में होता है, जैसे कि एक बार, क्योंकि वो कीड़ा चटाई का ही है, वो अमूमन वहीं पर ही पलता है, तो वहाँ पर राहत महसूस करता है। तो ऐसे ही इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि वो ऐसे सुकून में था जैसे कि एक बग
रग में होता है। तो अब इसका मीनिंग आपका क्या बन सकता था? देर वर बग्स इन माई बेड, कि क्या मेरे बेड में बग्स थे? टोटल रॉन्ग। इसके बाद आई वॉज कूजी इन माई बेड, कि मैं अपने बिस्तर पर बिल्कुल आरामदेह हालत में था। और थर्ड है आपके पास आई वॉज टू कोल्ड टू स्टे इन बेड, मुझे बहुत सर्दी लग रही थी बिस्तर पर। तो डेफिनेटली आपका सेकेंड ऑप्शन होगा बी, कि वह अपने बिस्तर में आराम से था। स्टूडेंट्स इसके बाद आपका सेकंड है एज स्वीट एज एप्पल पाई। तो इसका क्या मतलब होगा? ये टीचर के बारे में बात की गई थी कि टीचर कैसी हैं, एज स्वीट एज एप्पल पाई। तो न्यू टीचर वाज नाइस, इसका मतलब होगा कि टीचर बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। इसके बाद है थर्ड आपका देयर लीडर वाज एज वाइज एज एन आउल, कि उनका लीडर ऐसे चालाक था जैसा कि एक आउल होता है, उल्लू होता है। तो इसका आप सही आंसर पर टिक करेंगे सी पर, जो कि है द लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। द लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि लीडर बहुत सारी चीज़ों को जानता था। अच्छा, इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में है आपका द शॉपिंग सेंटर वॉज लाइक अ 3 रिंग सर्कस द डे बिफोर ईद, कि जो शॉपिंग सेंटर था वो ईद से एक दिन पहले ऐसे था जैसे एक 3 रिंग सर्कस होता है। बेटा 3 रिंग सर्कस का मतलब होता है कि कोई जगह पे बहुत ज़्यादा रश होना। तो इसके लिए जो आपका पॉइंट है वो बनेगा सी, क्योंकि इसका मतलब है द शॉपिंग सेंटर वॉज रियली बिजी। इसके बाद बच्चों आपका पास फिफ्थ ऑप्शन आ रहा है, फिफ्थ पार्ट है आपका दानिश थ्रू सच अ टेम्पर आउटबर्स्ट ओवर सच अ टाइनी थिंग्स ही वॉज एक्टिंग लाइक अ बेबी, कि दानिश छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाता है, वो बेबी की तरह बिहेव करता है, बच्चे की तरह बिहेव करता है। तो लाइक अ बेबी का क्या मतलब होगा? डेनिस वॉज मैच्योर, डेनिस वॉज एक्टिंग चाइल्डिश, डेनिस वॉज बेबी सिटिंग। तो डेफिनेटली इसका मतलब होगा डेनिस वॉज एक्टिंग चाइल्डिश, बी आपका इसका सही आंसर होगा। और इसके बाद आपका 6 पॉइंट है मोहसिन वॉज एज एक्सप्लोसिव एज वोल्केनो व्हेन ही फाउंड आउट हिज बाइक हैड बीन स्टोलन, कि वो बहुत ज़्यादा आतिशफिशा की तरह फट पड़ा जब उसको पता चला कि मेरी बाइक चोरी हो गई है। तो यहाँ पर एज एक्सप्लोसिव एज अ वोल्केनो का मतलब क्या होगा? कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। मोहसिन वॉज एंग्री, इसका सही ऑप्शन होगा विच इज़ द बी। स्टूडेंट्स आपका सिमिली पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप 9 पे भी ऑलरेडी कर चुके हैं, ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सिमिली की ही एक्सरसाइज, जो कि आपके नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 31 पर। आपको यहाँ पर क्या करना था? आपको कुछ ब्लैंक्स दी गई थी, आपने उनको सिमिलीज लगाकर, मुनासिब से सिमिलीज, अप्रोप्रिएट सिमिलीज लगाकर आपने उनके सेंटेंसेस बनाने थे। तो हमने सेंटेंसेस भी साथ ही बना लिए हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस आपका ही इज़ एज स्लो एज अ टर्टल। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एज का वर्ड यूज़ किया गया और इंसान को टर्टल के साथ किया गया, कंपैरिजन बनाया गया। तो टू डिसिमिलर चीज़ों को सिमिलर किया गया है बाय यूजिंग एज। यहाँ पर भी इसी तरीके से शी इज़ एज क्वाइट एज सी, हिज क्लोथ्स आर एज ब्लैक एज कोल, उसके कपड़े ऐसे ब्लैक थे जैसे कि कोल, जैसे कि कोयला होता है। सबा इज़ एज टॉल एज अ लैडर, यहाँ पर भी लैडर और सबा, एक इंसान को, बेजान चीज़ को, जानदार चीज़ को इकट्ठा किया गया है। फिर है दिस ऑरेंज इज़ एज सॉर एज अ लेमन, यहाँ पर भी एज का वर्ड यूज़ किया गया कि वो जो ऑरेंज है वो इतना ज़्यादा खट्टा है जैसा कि लेमन होता है, इतना ज़्यादा बिटर है, सोर है। इसके बाद दिस फ्रूट जूस इज़ एज स्वीट एज हनी, यहाँ पर भी एज का वर्ड लगाया गया कि फ्रूट का जो जूस है वो इतना मीठा है जैसा कि हनी। स्टूडेंट्स आपने देखा कि एज का वर्ड यूज़ किया गया है, एज और लाइक का वर्ड जब हम यूज़ करते हैं और दो डिसिमिलर चीज़ों को सिमिलर बनाते हैं तो वो बन जाता है हमारा सिमिली। नेक्स्ट है आपके पास एलिट्रेशन, मज़े की चीज़ है ये, आप स्टूडेंट्स बहुत इंजॉय करते हैं एलिट्रेशन को करते हुए। एलिट्रेशन हम किसे कहते हैं? रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड। स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट द साउंड्स, ठीक है, नॉट द लेटर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द साउंड्स। एलिट्रेशन हम कहते हैं रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड। अब आपके पास एक सेंटेंस है, उसके जो स्टार्टिंग के साउंड्स हैं ना, अगर वो सेम आ रहे हैं तो फिर वो एलिट्रेशन कहलाता है। अब ये देखिए, शी सेल्स सीशेल्स ऑन द सी शोर, ये टंग ट्विस्टर टाइप सा लग रहा है ना स्टूडेंट्स, इसलिए इसको ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होते हैं। शी सेल्स सीशेल्स ऑन द सी शोर। अब ये देखिए सेल, सी और इस तरीके से ये देखें शी, शेल्स, शोर। तो यहाँ पर साउंड सेम आ रही है ना, इधर से शी, श, शेल्स की भी श और शोर की भी श, और इसी तरीके से सेल्स की भी सेल, स, सी, स, और इसी तरीके से यहाँ पर भी सी की सेम साउंड आ रही है। तो जब इस तरीके से कुछ वर्ड्स की एक सेंटेंस में सेम साउंड एट द स्टार्टिंग आ रही हो ना तो वह एलिट्रेशन कहलाता है। इसी तरीके से आखिरी जो आपका ये है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, कि पीटर पाइपर ने पिकल्ड पेपर्स का, अचारी मिर्चों का एक पैक उठाया, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए कि पीटर प की साउंड आ रही है ना सब में ही, तो ये सारे आपके होंगे एलिट्रेशंस।
स्टूडेंट्स इसके बाद आपकी ये तकरीबन हाफ एक्सरसाइज हमने अपनी कर ली है, रिमेनिंग एक्सरसाइज रहती है, अब हम वो स्टार्ट करते हैं अपनी। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी रिमेनिंग जो एक्सरसाइज है इसमें आपके पास आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आपको पता है कि नाउन की जगह पर जो इस्तेमाल होते हैं, यानी असलम गोज़ टू लाहौर, ही विल कम बैक टुमारो, तो यहाँ पर हमने असलम की जगह पर ही इस्तेमाल किया, तो ये होता है आपका प्रोनाउन। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना था कि प्रोनाउंस आपने लगाने थे। आपके पेज नंबर 32 पर आपके पास एक्सरसाइज आ रही है। देयर इज़ नो नीड टू शाउट डैश कैन हियर यू, एग्जाम्पल में है, उन्होंने खुद ही फिल किया हुआ है, आई यहाँ पर आना था, वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जाम्पल में था। इसके बाद यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर, तुम और मैं इकट्ठे काम करेंगे अच्छे से, डैश आर अ गुड टीम, हम एक अच्छी टीम है, पर वही आना था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद थर्ड है आपका वी हैव गोट अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, कुड यू हेल्प अस प्लीज़, कुड यू और अस, पहले वाले में यू आएगा, दूसरे में अस आएगा कि वी हैव गोट अ बिट प्रॉब्लम, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है कि आप हमारी मदद करेंगे। और इसके बाद है दिस इज़ अ गुड फोटो, इजेंट के बाद आ जाएगा इट, ब्लैंक में इस समीना इन इट, दोबारा से इट आएगा, दोनों ब्लैंक्स में इट ही आएगा, मतलब है कि ये एक अच्छी तस्वीर है, क्या ये नहीं है, क्या समीना इसमें है, ठीक है, ये वाला इसमें दोनों जगहों पर इट आ जाएगा। इसके बाद इसी का ही बी पार्ट है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है 4B, तो यहाँ पर है येस दैट्स हर, जी येस दैट्स शी, कि हाँ ये वही है, लुक शी इज़ नेक्स्ट टू फहद, कि वह फहद के बराबर में खड़ी है, तो यहाँ पर भी शी और शी दोनों ब्लैंक्स में शी आएगा। इसके बाद हु डिड दिस माउइंग, माउइंग कहते हैं घास को काटने को, घास काटने को कहते हैं मोइंग, तो यहाँ पर आपको बनाएंगे किसने इस घास को काटा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई, मैंने, और दोबारा लिखेंगे आई डिड इट, मैंने इसे काटा, दूसरी ब्लैंक में इट आ जाएगा। इसके बाद है इस दिस अहमद बैग, क्या ये अहमद का बैग है, तो यहाँ पर आपका ही और हिम आएगा, नो पहले है नहीं, ही डिडंट ब्रिंग वन, यहाँ पर आ जाएगा ही, स्टूडेंट्स यहाँ पर ही आएगा, नहीं ये उसका नहीं है, नहीं वो नहीं लाया था, इट कांट बिलोंग टू हिम, ये उससे बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पर आपका हिम आ जाएगा। इसके बाद है आपके पास पेज 7th ऑप्शन आपका आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़, मैं अपने शूज़ तलाश कर रहा हूँ, हैव यू सीन, क्या तुमने इनको देखा, यू आ जाएगा ब्लैंक में, देम आगे आ जाएगा, हैव यू सीन देम, क्या तुमने उनको देखा, और इसी का ही बी पार्ट है येस देयर देयर, जी हाँ वो वहाँ पर हैं, तो फिर देयर शूज़ के लिए जो वर्ड यूज़ हो जाएगा वो दे यहाँ पर यूज़ होगा। इस तरीके से ये वाली आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी का ही बी पार्ट है, यहाँ पर भी आपने प्रोनाउंस ही लगाने थे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने मैंशन किए हुए हैं, आप यहाँ से देख कर अपनी एक्सरसाइज को फिल कर सकते हैं। एनीवन कैन गेट हिज नेम इन द न्यूज़, नन ऑफ द चेक्स वर कैश, कोई भी चेक कैश नहीं हो सका था, दे फाइनली एक्सपायर हो गए। इसके बाद माई मदर एंड हर सिस्टर टुक देयर वेकेशन टुगेदर, कि मेरी मदर ने और उनकी सिस्टर ने इकट्ठी ही छुट्टियां गुजारी, तो यहाँ पर देयर आ जाएगा। इसके बाद है ऑल आर वेलकम, दे जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शन टू द पार्टी, तो यहाँ पर दे आएगा। उसके बाद फोर्थ वन में दे आ जाएगा, और इसके बाद है 5th Venus and Mars have their orbits nearer to Earth than to any other planets, कि Venus और Mars के अपने अपने ऑर्बिट्स हैं nearer to Earth, जो कि ज़मीन के करीब हैं, than to any other planet, दूसरे सैयारों की निस्बत, तो यहाँ पर देर आएगा। इसके बाद है the band starts its tour tomorrow night, तो यहाँ पर इट्स आ जाएगा कि द बैंड स्टार्ट्स इट्स टूर, कि बैंड ने अपना जो टूर है वो कल की रात स्टार्ट करता है, ठीक है। और इसके बाद है एनी ऑफ द कैंडिडेट्स कुड विन, दे आर वेरी मच अलाइक, दे अलाइक का मतलब होता है एक जैसे होना, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो दे यहाँ पर है एनी ऑफ द कैंडिडेट्स कुड विन, कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हैं, दे आर वेरी मच अलाइक, वे बिल्कुल एक जैसे हैं। और इसके बाद लास्ट है आपका एवरीबडी हैज़ हिज ओन ड्रीम्स एंड गोल्स, कि हर एक के पास अपने गोल्स और ड्रीम्स हैं, तो यहाँ पर एवरीबडी के लिए यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ हुआ वो होगा हिज। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हम कहते हैं कंपैरिजन करने को, यानी आपके पास एक चीज़ का आप पहले दूसरी चीज़ से कंपैरिजन करो, फिर उसका सब चीज़ों से कंपैरिजन कर दो। तो देखो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, अली इज़ अ टॉल बॉय, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। फिर अगर अली का किसी एक दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन हो, अली इज़ अ टॉलर देन अकबर, और अली इज़ टॉलेस्ट अमंग ऑल, तो यहाँ पर ये तीनों कंपैरेटिव डिग्रीज आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पर अब आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी थी, आपकी एक्सरसाइज है ऑन द पेज नंबर 33। तो आपके पास सबसे पहले जो सेंटेंस आ रहा है, माई फैमिली एंड आई वेंट टू विजिट मरी लास्ट समर, of all the summers I have had I would say this was the best summer ever, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा
बेस्ट। इसके बाद है इन मरी वी इंजॉयड द हॉर्स राइड, आई रोड अ हॉर्स दैट रैन फास्टर, जो कि तेज़ दौड़ा, ठीक है, एंड फास्टेस्ट ऑन द हिल्स, और फिर हिल्स पर वो फास्टेस्ट दौड़ा, यानी पहले तेज़ दौड़ा फिर सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ा। इसके बाद है वी ऑल्सो क्लाइम्ड अ ट्री एंड व्हेन आई रीच द हाईएस्ट ब्रांच आई वॉज मोर टायर्ड देन माई सिस्टर। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ों का कंपैरिजन हुआ है कि मैं अपनी सिस्टर से ज़्यादा थका हुआ था, तो यहाँ पर मोर का वर्ड यूज़ होगा, अदरवाइज अगर सबसे ज़्यादा सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी होती तो मोस्ट का वर्ड यूज़ होना था। इसके बाद आई बॉट अ जैकेट विच वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, यहाँ पर एक्सपेंसिव का एक्सपेंसिव ही रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ इजाफी नहीं आएगी। एंड माई सिस्टर चूज अ स्वेटर बिकॉज शी फाउंड इट मच चीपर टू बाय, अब उसको थोड़ा सा सस्ता लगा, तो यहाँ पर हमने इसको कंपैरेटिवली चीपर यूज़ किया यहाँ पर। लास्ट है आपका आफ्टर अवर ट्रिप आई फील आई एम द लकी बॉय ऑन द अर्थ। अब यहाँ पर अब उसने बताना यह है कि मैंने ये देखा कि मैंने दुनिया पर सबसे ज़्यादा लकी पर्सन हूँ, तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन रही है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर आपने फिर यूज़ किया लकीएस्ट। स्टूडेंट्स के बाद नेक्स्ट पेज पर आपके पास कुछ एडजेक्टिव्स हैं, वो उन्होंने रैंडमली लिखे हुए हैं, आपने उनको अरेंज करना है, तो इसको एज सच समझने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, आप यहाँ से देख कर उसको एक ऑर्डर के तहत लेकर आ सकते हैं। आ ह्यूज ग्रे, मीडियम ब्लू रबर, आ फ्यू ट्रायंगुलर ब्लैक चॉकलेट्स, एनॉर्मियस रेक्टेंगुलर रॉक, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा तादाद में रेक्टेंगुलर शेप में रॉक्स हैं। 5 थिन क्रस्ट स्क्वायर, ये पिज़्ज़ा की बात हो रही है, पिज़्ज़ा बाइट्स की बात हो रही है कि उसके पास 5 पतले क्रस्ट स्क्वायर फॉर्म में उसके पास पिज़्ज़ा स्लाइसिस हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। एक्चुअली मैंने आपको ये वाला जो पोर्शन करवाया है ये पेपर में ऐसा इतना ज़्यादा नहीं आता, बट मैंने सिर्फ एक एहतियात के तौर पर आपको ये वाला पोर्शन करवा दिया है कि अगर कोई एक पॉइंट भी आता हो तो आपको परेशानी ना हो करते हुए। एक्चुअली जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है, लास्ट वन, इसको समझने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज से पहले हम ऑलरेडी नाउन फ्रेज कर चुके हैं। नाउन फ्रेज से मैंने आपको समझाया था पूरा कि नाउन को आपने कैसे देखना है और सबसे पहले अपने फ्रेज की कैसे आइडेंटिफिकेशन करनी है। दोबारा बात कर लेते हैं फ्रेज के बारे में। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपनी सेंस कंप्लीट नहीं हो रही होती, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ होता है जिसकी अपनी पूरी सेंस कंप्लीट नहीं हो रही होती। अब अगर वो काम कर रहा हो एडजेक्टिव का तो वो बन जाता है एडजेक्टिव फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव, जो कि एडजेक्टिव का काम करता हो। एग्जाम्पल में देखिए, द ब्लैक अम्ब्रेला इज़ माइन। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक वर्ड होगा तो फ्रेज़ हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी एक लफ्ज़ से ज़्यादा लफ्ज़, दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे। तो ब्लैक अगर ये अकेला वर्ड है, उसको अकेले को अंडरलाइन किया गया होगा, तो आप वैसे ही फ्रेजेस वाले ऑप्शन को कट कर दीजिए और फोकस कीजिए सिंगल वर्ड पे कि ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन। तो यहाँ पर देखिए कि द ब्लैक अम्ब्रेला इज़ माइन, कि जो ब्लैक अम्ब्रेला है वो मेरी है। अब ये अम्ब्रेला की खसूसियत बन गई, उसकी खूबी बन गई, आपको समझ में आ रहा है कि ये एडजेक्टिव है, तो आप इसको एडजेक्टिव पर टिक मार्क कर देंगे। हाँ, अगर आपके पास आ रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द अम्ब्रेला विद द ब्रोकन हैंडल इज़ माइन, अम्ब्रेला विद द ब्रोकन हैंडल। अब देखिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ ब्रोकन हैंडल, 4 वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, और ये भी खूबी का ही काम दे रहे हैं, एडजेक्टिव का ही काम दे रहे हैं कि एक अम्ब्रेला की खसूसियत है कि उसके पास हैंडल नहीं है, उसका हैंडल टूटा हुआ है। तो ये जो खूबी है इसकी वजह से हमें समझ में आ गया कि ये एडजेक्टिव है और ये फ्रेज का काम दे रहा था, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हमने इंग्लिश बी स्टार्ट करना है। Okay students, now the paragraph number 6 we are going to start. Already we have done the paragraph number 5 in the previous lecture and now we are going to start the paragraph number 6. तो students वही tenses वाली बात आपको मैं बार बार मुझे बतानी पड़ेगी कि आपको जब तक tenses नहीं आएंगे आपके ये पैराग्राफ नहीं अच्छे तरीके से अटैम्प्ट होंगे। 8 नंबर का पैराग्राफ होता है, अभी भी वक्त है। अगर आपने अभी तक अपने टेंसेस का चार्ट तैयार नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि आपका ये पैराग्राफ पूरे मार्क्स ले सके। अच्छा हो जाता है अगर आपके से पूरे मार्क्स आ जाएं। अगर बच्चों को टेंसेस आते हों तो इसमें पूरे मार्क्स आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो है एक कंजूस था। आपके पास सबसे पहले आप देखेंगे इसके अंदर टेंसेस भी यूज़ हो रहे हैं और सेंटेंसेस भी यूज़ हो रहे हैं। डिफरेंस होता है सेंटेंसेस में और टेंसेस में। सबसे पहले आपके पास सेंटेंसेस यूज़ हो रहे हैं। तो आपके पास पहला जो सेंटेंस है वो है एक कंजूस था, एक देयर वाज अ मिज़र कहते हैं कंजूस को। इसके बाद एक दफ़ा उसका बटवा गुम हो गया। वंस ही लॉस्ट हिज पर्स, एक मरतबा उसका बटवा गुम हो गया। उसके बाद है कि बटवे में 100 रुपये थे। देयर वर 100 रुपीज़ इन द पर्स। देयर वर 100 रुपीज़ इन द पर्स, पर्स में 100 रुपये थे। इसके बाद है उसने ऐलान किया, ही अनाउंस, अनाउंस का मतलब होता है ऐलान करना। अब ये देखिए कि यहाँ पर
सेंटेंस यूज़ हुआ, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ, यहाँ पर फिर दोबारा से सेंटेंस यूज़ हुआ और यहाँ पर दोबारा से पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा है। क्या डिफरेंस होता है सेंटेंसेस में और टेंसेस में कि सेंटेंसेस में आपको टेंसेस का ख्याल, जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ना, ये फॉर्म आनी है, ये हेल्पिंग वर्ब आना है, ये ख्याल नहीं रखना पड़ रहा होता। उसमें आपके सिंपल वाज वर, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड वगैरह सिंपल यूज़ हो रहे होते हैं। इसके बाद आपका सेंटेंस है नेक्स्ट, उसने ऐलान किया, ही अनाउंस, जो मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा, वन हु फाइंड्स, वो जो ढूंढ कर लाता है या लाएगा, माई पर्स, मेरा पर्स, एंड ब्रिंग्स इट टू मी, और मुझे ला कर देगा, मैं इसे 10 रुपये दूंगा, आई शैल गिव हिम 10 रुपीज़, तो मैं उसे 10 रुपये दूंगा। एक दिन एक किसान उसका बटवा लेकर आया, वन डे एक दिन, आ फार्मर एक किसान, केम लेकर आया, विद हिज पर्स उसका पर्स, कंजूस ने बटवा देखा, द मिज़र सॉ हिज पर्स, कंजूस ने अपना बटवा देखा, इसमें पूरे 100 रुपये थे, देयर वर एग्जैक्टली 100 रुपीज़ इन इट, उसके अंदर पूरे 100 रुपये थे जितने गुम हुए थे। जब किसान ने अपना इनाम मांगा तो कंजूस ने कहा, व्हेन, जब, द फार्मर आस्क्ड फॉर हिज रिवार्ड, डिमांड किया यानी उसने कहा हिज रिवार्ड, अपना इनाम मांगा, द मिज़र सेड, तो कंजूस ने जवाब दिया, मेरे बटवे में 110 रुपये थे, देयर वर 110 रुपीज़, मेरे पास 110 रुपये थे, इन माई पर्स, मेरे पर्स में, अब सिर्फ 100 हैं, नाउ इट हैज़ ओनली 100 रुपीज़, तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो, यू हैव ऑलरेडी टेकन 10 रुपीज़, इस तरह से उसने कहा कि उसको पैसे बहरहाल इनाम उसका नहीं दिया था। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आपका पैराग्राफ नंबर 6 का ख़त्म होता है। आज हमने इंग्लिश बी पोर्शन में एक पैराग्राफ के साथ पेयर ऑफ वर्ड्स भी स्टार्ट करने हैं और पेयर ऑफ वर्ड्स आज हम ऑलमोस्ट 30 कर लेंगे, ठीक है। तो ये आसान होते हैं क्योंकि एक एक सेंटेंस से आपने जस्ट याद करना होता है, इसलिए परेशान नहीं होना कि 30 एक साथ आसान होते हैं। सिर्फ आपको करना क्या होता है कि जो आपको वर्ड्स दिए गए होते हैं ना, आपने उन वर्ड्स को तर्जुमा अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए आपको। अगर आपको उसके मीनिंग अच्छे तरीके से पता है तो छोटे छोटे से सेंटेंसेस आप 10th के लेवल पर इजीली खुद से बना लेते हैं, सिर्फ आपको टेंसेस का ख्याल रखना होगा। अच्छा, यहाँ पर अब आपके पास पेज नंबर 175 पर हैं आपके पेयर ऑफ वर्ड्स। लेट स्टार्ट। आपको अपनी बुक्स निकालनी होंगी क्योंकि यहाँ पर ये इतने ऑलरेडी आपके पास बुक पर मेंशन है, तो देयर इज़ नॉट नीड द एट ऑल कि मैं इसको बोर्ड पर राइट करूँ, तो मैं आपको यहाँ से ही पढ़ा रही हूँ। आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए तब तक। सबसे पहला वर्ड है आपका अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब है असर करना, ठीक है, असर करना, ये वर्ब है। दिस इंसिडेंट डिड नॉट अफेक्ट हिज डेथ। इस इंसिडेंट ने उसकी सेहत पर कोई असर ना किया, ठीक है, उसकी सेहत पर इस इंसिडेंट ने, इस वाक्य ने कोई असर ना डाला या नहीं किया, ये वर्ब है। इसके बाद इसी का ही नाउन आ रहा है, सिर्फ एक छोटी सी डिफरेंस आ रहा है, अफेक्ट की जगह पर इफेक्ट आ रहा है, यानी आपके पास इसके पास था पहले ये अफेक्ट और अब ये बन रहा है इफेक्ट। तो ये देखिए ए और ई का जस्ट डिफरेंस आ रहा है, बाकी सारा सेम है। पेयर ऑफ वर्ड्स में होता भी यही है कि वो देखने में बिल्कुल एक जैसे वर्ड्स लग रहे होते हैं, स्टूडेंट्स इसीलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि माइनर डिफरेंस से जो मीनिंग है वो चेंज हो रहा होता है। अब ये देखिए कि ये जहाँ पर अफेक्ट है ये है आपका वर्ब और ये जो इफेक्ट है ये है आपका नाउन। तो आपको इसको वर्ब के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना पड़ेगा और इसका नाउन के अकॉर्डिंग, बस इन बातों का ख्याल रखना होता है इसमें, बाकी सेंटेंसेस बनाना आसान है। इसके बाद आपका है इफेक्ट। इट डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन हिम। इसका उसके ऊपर कोई असर ना हुआ, ठीक है, यहाँ पर अब ये नाउन के सेंस में यूज़ हो रहा है। इसके बाद है आपका एडवाइस। एडवाइस है आपका नसीहत, सिर्फ नसीहत, ये नाउन है। ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे एक अच्छी नसीहत दी। और इसके बाद एडवाइस, ये नसीहत करना, यानी वर्ब है ये। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू मिस माई क्लासेस, उसने मुझे नसीहत की कि मैं अपनी क्लासेस मिस ना करूँ। इसके बाद थर्ड है आपका ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब है चेंज करना, तब्दील करना। वी कैन नॉट फोर्स हर टू ऑल्टर हर माइंड, हम मजबूर नहीं कर सकते उसको कि अपना जहन चेंज करे, बदले। और दूसरा जो ऑल्टर है ALTAR, इसका मतलब है कुर्बान गाह, यानी कुर्बानी की जगह, ठीक है। पीपल ब्रॉट द एनिमल टू द आल्टर, लोग कुर्बानी के जानवर को ऑल्टर पर लेकर आए, कुर्बान गाह पर लेकर आए। इसके बाद है ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब है इकट्ठे, सॉरी इस वाला जो है ना ऑल टुगेदर, इट इज़ ऑल टुगेदर, ये फोर्थ वन का पहला ऑप्शन ये है आपका बिल्कुल, यानी इट इज़ ऑल टुगेदर रॉन्ग टू से, मुकम्मल तौर पर इसका मतलब होता है कि ये बिल्कुल कहना गलत होगा दैट शी केम हेयर यस्टरडे, कि वो कल यहाँ आई थी। और इसके बाद ऑल टुगेदर अलग अलग है, इसका मतलब होता है इकट्ठे। दे वेंट टू वॉच द मूवी ऑल टुगेदर, कि वो इकट्ठे मूवी देखने गए।
इसके बाद स्टूडेंट्स आपका फिफ्थ है एंजल्स और एंगल्स, ठीक है। पहले वाला है आपका एंजल्स। एंजल्स का मतलब आपको पता है फरिश्ते होता है। गॉड सेंट हिज मैसेज थ्रू एंजल्स, अल्लाह ताला ने अपने मैसेजेस, अपने पैगामात फरिश्तों के ज़रिए भेजे। और इसके बाद है एंगल्स। एंगल्स का मतलब होता है जाविये, जो आप मैथ्स में करते हैं। आ ट्राइंगल हैज़ 3 एंगल्स, एक ट्राइंगल के 3 जाविये होते हैं। इसके बाद आपका बेल। बेल का मतलब है यहाँ पर गट्ठा, यानी एक पूरी जो गठड़ी हम बना लेते हैं ना, वो। देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ बेल्स ऑफ कॉटन इन द रूम, के कमरे में बड़ी तादाद में रुई के बेल्स से उसके गट्ठे थे, रुई के गट्ठे थे। और इसके बाद बेल, ये वो बेल है जो ज़मानत के तौर पर की जाती है यानी पुलिस में। हिज एप्लीकेशन फॉर बेल वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मजिस्ट्रेट, उसकी एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट की तरफ से एक्सेप्ट ना की गई, उसकी एप्लीकेशन फॉर बेल, ज़मानत की जो दरख्वास्त थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट है बेयर। बेयर का मतलब होता है नंगे पाँव, यानी खुला। डू नॉट वॉक बेयर फुटेड ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर नंगे पाँव मत चलो। और इसके बाद है बियर। बियर का मतलब है बर्दाश्त करना। यहाँ पर इसका मतलब है ये बियर यहाँ पर बेटा बियर का मतलब 2 बन सकते हैं, बर्दाश्त करना भी बन सकता है और ये जानवर रीच भी बन सकता है, आपकी मर्जी है जो भी आप करना चाहें। यहाँ पर लिखा हुआ है रीच के सेंस में, तो आई सॉ अ बियर इन द जू, मैंने जू में, चिड़ियाघर में एक रीच देखा। फिर आपका 8th है। 8th में है आपका बर्थ। बर्थ का मतलब है वो सीट जो हम ट्रेन वगैरह में रिजर्व करवाते हैं ना, वो। आई रिजर्व अ बर्थ इन शालीमार ट्रेन, मैंने शालीमार ट्रेन में एक सीट रिजर्व करवाई, एक बर्थ रिजर्व करवाई। और इसके बाद है बर्थ। बर्थ का मतलब है पैदाइश। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, ये सिंपल वही जो आप करते हैं यूज़ डेली रूटीन में। और इसके बाद 9th है आपका बिसाइड। बिसाइड का मतलब है अदनान इज सिटिंग बिसाइड आसिफ, अदनान आसिफ के साथ बैठा है। बिसाइड का मतलब होता है के साथ, ठीक है। और जो दूसरा बिसाइड्स होता है, जिसके आगे एस लगा होता है ना, बिसाइड्स। बिसाइड्स, जब यहाँ पर एस लगा हुआ है ना साथ, तो फिर इसका मतलब होता है अलावा, ठीक है। तो बिसाइड्स राइटिंग यानी लिखने के अलावा, आई हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, मुझे इसको ज़ुबानी याद भी करना है। इसके बाद है ब्रेक। ब्रेक का ये वो वाली ब्रेक जो साइकिल्स में होती हैं। द ब्रेक्स ऑफ द साइकिल फेल्ड ऑन द वे, साइकिल की ब्रेक रास्ते में फेल हो गई। और इसके बाद है ब्रेक, ये ब्रेक तोड़ने वाला है। हैंडल इट केयरफुली, इसको ध्यान से संभालो, अदरवाइज इट में ब्रेक, अदरवाइज ये टूट सकता है। 11th है आपका कूल। कूल का मतलब है ठंडा। कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही है। और कोल्ड, इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत सर्दी है। कूल और कोल्ड दोनों में डिफरेंस है। कूल का मतलब होता है ठंडी, कोल्ड का मतलब होता है सर्दी, ठीक है। इसके बाद है आपका 12th सेंटेंस क्लॉथ। क्लॉथ में है समीना बोट सम क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट, समीना मार्केट से कुछ क्लॉथ लाई, कुछ कपड़ा लाई। और क्लॉथ ई लगा हुआ है, इसका मतलब है सायरा इज़ वियरिंग कलरफुल क्लॉथ्स, कि सायरा ने कलरफुल क्लॉथ्स पहने हुए हैं। स्टूडेंट्स ये भी ज़रा देखने की बात है कि एक आपके पास वर्ड आ रहा है क्लॉथ और दूसरा वर्ड आपके पास आ रहा है क्लॉथ, ये ई का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब होता है अनसिला कपड़ा और इसका मतलब होता है सिले हुए कपड़े, ठीक है। तो क्लोथ का मतलब क्या है? अनसिला कपड़ा जो हम मार्केट से लेकर आते हैं और जब उसको सिलवा लेते हैं लिबास बन जाता है, तब वो बन जाता है क्लोथ, यानी आप वहाँ पर आप ई यूज़ करोगे। तो दूसरा जो है आपका क्लोथ का, सायरा इज़ वियरिंग कलरफुल क्लोथ्स का मतलब यही है कि उसने कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं। इसके बाद है आपका सेल, ये सेल कोठड़ी है, इसका मतलब द प्रिजनर वाज ब्रॉट आउट ऑफ द सेल, के प्रिजनर को सेल से बाहर लाया गया, कोठड़ी से बाहर लाया गया। इसके बाद है सेल, सेल का मतलब बेचना, दे सेल स्कूल बुक्स, उन्होंने स्कूल की किताबें बेची। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास 14th सेंटेंस है कंपेयर। कंपेयर का मतलब है दो चीज़ों का मवाजना करना। कैन ही कंपेयर हिमसेल्फ विद फैज़, क्या वो अपने आप का मवाजना कर सकता है फैज़ के साथ। और दूसरा है कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है दो चीज़ों का डिफरेंस हो जाना, तजाद होना। देयर इज़ कंट्रास्ट इन व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज, के जो कहता है और जो वो करता है दोनों में फ़र्क है, दोनों में तजाद है। 15th सेंटेंस है बेटा आपका डिवाइस। डिवाइस का मतलब है ज़कात इज़ अ गुड डिवाइस टू हेल्प द पुअर, यानी कि कोई तदबीर करना, कोई तजवीज़ सोचना, यानी कि ज़कात एक अच्छी तजवीज़ है गरीबों की मदद करने के लिए। और दूसरा है आपका डिवाइस, एस लगा हुआ है, इसका मतलब है तदबीर करना। अब ये देखिए पहले वाला और दूसरे वाला दोनों सेम सेम आ रहे हैं, जैसे आपका एडवाइस और एडवाइस आया था। तो जो ऊपर सी वाला डिवाइस है वो है नाउन और जो एस वाला डिवाइस है वो है वर्ब, तो उसको आपने वर्ब के सेंस में लेना, ये तदबीर करना, कोई चीज़ सोचना। वी मस्ट डिवाइस वेज एंड मीन्स टू हेल्प द नीडी, हमें ज़रूर ढूंढने चाहिए ज़राए लोगों के
मदद करने के, डिवाइस का मतलब होगा तदबीर करनी चाहिए, हमें ऐसे ज़राए ढूंढने चाहिए। इसके बाद 16 है आपका डिनाइड। डिनाइड का मतलब है इनकार करना। ही डिनाइड हैविंग टोल्ड अ लाई, उसने मना कर दिया कि उसने झूठ नहीं बोला। अच्छा, रेफ्यूज़ का मतलब होता है काम से, किसी काम से मना कर देना, ठीक है। तो नाइला रेफ्यूज़ टू हेल्प नजमा इन द आवर ऑफ नीड। नाइला ने नजमा की ज़रूरत के वक्त, आवर ऑफ नीड का मतलब होता है ज़रूरत के वक्त पर, ज़रूरत के वक्त मदद करने से इनकार कर दिया। 17 है आपका डायरी और डेयरी। इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और ये पेपर में भी अक्सर आ जाया करता है। एक है आपका डायरी और एक है आपका डेयरी। ये डिफरेंस है आई ए का और इधर ए आई का। तो ये डायरी वही है जो आप डायरी अपनी लिखते हैं और ये डेयरी है जो डेयरी फार्म्स होते हैं ना, बाकायदा दूध दही की दुकान, वो। तो डायरी का मतलब है व्हाट आर यू राइटिंग इन योर डायरी, तुम अपनी डायरी में क्या लिख रहे हो। और जो डेयरी है ये दूध दही की दुकान को कहते हैं। हनीफ ब्रोट मिल्क फ्रॉम द डेयरी। हनीफ डेयरी से मिल्क लेकर आया, दूध लेकर आया। इसके बाद 18th सेंटेंस है आपका ड्यू। ड्यू का मतलब है शबनम के कतरे। तो ड्यू ड्रॉप्स फेल एट नाइट, शबनम के कतरे रात को गिरते हैं। और जो दूसरा है वो है ड्यू वजह, ठीक है। ही कुड नॉट कम टू स्कूल ड्यू टू इलनेस, वो बीमारी की वजह से स्कूल नहीं आ सकता। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका 19th सेंटेंस है डाई। डाई का मतलब है मरना। हीरोज नेवर डाई, जो हीरोज़ होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं। और इसके बाद है डाई। डाई का मतलब है प्लीज़ डाई माई शर्ट, मेरी शर्ट को डाई कर दो। इसके बाद है स्टूडेंट्स 20th सेंटेंस है आपका डोज। डोज का मतलब है हैव यू टेकन 1 डोज ऑफ दिस मेडिसिन, क्या तुमने इस दवाई की 1 डोज ले ली है। और दूसरा है डोज ऊँगना। इट इज़ नॉट राइट टू से दैट आई डोज इन द क्लास, ये बिल्कुल कहना गलत है कि मैं क्लास में ऊँगती हूँ या ऊँगता हूँ, यानी गलूदगी में चले जाना। इसके बाद है ड्रूप। ड्रूप का मतलब होता है मुरझा जाना। ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स ड्रूप इन समर, के गर्मियों में जो शाखें होती हैं पौधों की मुरझा जाती हैं। और फिर है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब है कतरा। गिव मी अ ड्रॉप ऑफ वाटर, मुझे पानी का एक कतरा दो। 22nd है आपका एल्डर। एल्डर का मतलब है आरिफ इज़ माई एल्डर ब्रदर, यानी बड़ा होना। आरिफ मेरा बड़ा भाई है। और ओल्डर, ओल्डर का मतलब होता है पुराना। लाहौर इज़ एन ओल्डर सिटी देन इस्लामाबाद। लाहौर इस्लामाबाद की निस्बत पुराना शहर है। इसके बाद है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब है किसी काम करने के अहल होना। ही इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, वो क्लर्क की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी उसका वो अहल है। और उसके बाद है इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब होता है जो ऐसी चीज़ जो पढ़ी ना जा सकती हो, ऐसी राइटिंग जो पढ़ी ना जा सकती हो। तो फराज हैंड राइटिंग इज़ इलिजिबल, यानी फ़रा की राइटिंग पढ़ी नहीं जा सकती। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, इसका मतलब है एक्सेप्ट का मतलब है एवरीबडी वाज प्रेजेंट एक्सेप्ट ताहिर, यानी सिवाय, यानी ताहिर के अलावा सब प्रेजेंट थे। और फिर है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना। एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, अपनी कामयाबी में मेरी मुबारकबाद कबूल करो। इसके बाद आपका नेक्स्ट है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब है तवक्को करना, उम्मीद लगाना। आई एक्सपेक्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एक्सपेक्ट टू गेट गुड मार्क्स इन द कमिंग एग्जामिनेशन, मुझे आने वाले इम्तहानात में अच्छे मार्क्स लेने की उम्मीद है। और फिर है होप। होप का मतलब है उम्मीद करना। वी शुड नेवर लॉस होप, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद 26 है आपके पास फीट। आ कैट हैज़ 4 feet, पाँव, एक बिल्ली के 4 पाँव होते हैं। और फीट है वी सा फीट्स ऑफ एनिमल्स इन द सर्कस, के हमने सर्कस में एनिमल्स के फीट्स देखे, ठीक है, करतब देखे। इसके बाद आपके 27th फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है आटा। वी मेक ब्रेड विथ फ्लोर, हम आटे से रोटी बनाते हैं। और फिर फ्लोर, फ्लोर का मतलब है फर्श। द फ्लोर ऑफ दिस रूम इज़ वेरी डर्टी, इस कमरे का फर्श बहुत गंदा है। इसके बाद 28th सेंटेंस स्टूडेंट्स आपका फेयर। फेयर का मतलब वी मस्ट प्ले फेयर, हमें ज़रूर अच्छा खेलना चाहिए। और दूसरा जो फेयर है उसका मतलब होता है किराया। समटाइम्स पैसेंजर्स डू नॉट पे फेयर टू द कंडक्टर, बाज़ औक़ात मुसाफिर कंडक्टर को किराया अदा नहीं करते। 29th है आपके पास फाउल। फाउल का मतलब है बुरा। वी शुड नॉट यूज़ फाउल लैंग्वेज, हमें बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और दूसरा फाउल है मुर्गाबियाँ, ये एक परिंदे का नाम होता है। फाउल्स आर केप्ट इन केजेस, के जो फाउल्स हैं मुर्गाबियाँ हैं वो केजेस में यानी पिंजरों में रखी जाती हैं। बेटा लास्ट है आपका गेट। गेट का मतलब है दरवाज़ा, जो आम होता है। चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द स्कूल, के स्टूडेंट्स जो बच्चे थे वो स्कूल के दरवाजे के पास खड़े हुए थे। और दूसरा है आपका गेट। इस गेट का मतलब होता है चाल, ठीक है। शी वॉक्स विद अ डिफरेंट गेट, वो मुख्तलिफ चाल चलती है। ये बोर्ड पर लिखने की ज़रूरत नहीं थी बेटा, इसलिए मैंने आपको यहाँ से ये पढ़ा दिया। होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमारे लेक्चर का ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।